हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने स्टोन एज वगैरह पढ़ लिया, चालकोलिथिक पीरियड, कल्चर, ये सब हमने देख लिया है। हम लोग आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो आपको 3000 BCE से लेकर के 1700 BCE तक माना गया है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये 3000 BCE से 1700 BCE तक माना गया है। कुछ जगहों पर आपको 1500 BCE भी मिल सकता है और कुछ जगहों पर इधर आपको 2500 BCE से लेकर के 1500 BCE तक मिल सकता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ईस्वी सन में थोड़ा बहुत फेरबदल चल सकता है, क्योंकि C14 जो है उसमें अगर 1 ग्राम का भी अंतर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंतर पड़ जाएगा। तो इस वजह से जो है इसको आप लोग स्टैंडर्ड जो भी आप यूज करना चाहें 3000 BCE से 1700 BCE आप यूज कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो दरअसल जो भी ये साइट्स थे, जो भी जगह थी जहाँ भी साक्ष्य मिले हैं, तो वो सारी लगभग आपका सिंधु घाटी नदी बेसिन वाले ही एरिया में मिला है। इस वजह से इस सिविलाइजेशन को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंधु के विसिनिटी एरिया में, यानी कि उस नदी बेसिन के क्षेत्र में ही मिले हैं, तो इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिविलाइजेशन और कल्चर पे। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हमने देखा था कि चालकोलिथिक पीरियड को मैंने चालकोलिथिक कल्चर भी कहा था, लेकिन यहाँ पर मैं इसे कल्चर नहीं बल्कि सिविलाइजेशन कह रहा हूँ। तो कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है ये हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ही अंतर है, ये सभ्यता हो गया, ये संस्कृति हो गया। ठीक है, तो संस्कृति, कल्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है? जीवन जीने की पद्धति बताता है। कल्चर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमम पे हो, वो जैसा भी है अपना जीवन जीने की शैली वगैरह को बताता है। और सिविलाइजेशन जो है यानी कि सभ्यता जो है वो थोड़ा सा निगेटिव वर्ड्स भी होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को सभ्य कह रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सभ्य कह रहा है यानी कि वो अपने आप को ऑप्टिमम कह रहा है, तो ये थोड़ा एटीट्यूड वाला वर्ड्स आ जाता है। तो ये थोड़ा कहीं कहीं पर इसे निगेटिव वर्ड्स भी आपको कहा जाता है कि सभ्यता जो है निगेटिव वर्ड्स में लिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सभ्यता हम लोग कब कहेंगे कि जब कोई अपने कंटेम्प्रोरी यानी कि अपने समकालीन जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसमें अगर आप ऑप्टिमम लेवल देख रहे हैं, हाईएस्ट लेवल देख रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर का हाईएस्ट लेवल हो या फिर लिविंग स्टाइल हो, अर्बन सेटलमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, तो किसी में भी अगर हम लोग ऑप्टिमम चीज़ें देख रहे हैं तो उसको हम लोग सभ्यता या फिर सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और कल्चर जो है ये आपका कुछ भी हो सकता है, रूरल कल्चर, अर्बन कल्चर, यानी कि जीवन जीने की शैली पद्धति हो गई कल्चर। ठीक है, और दोनों में ही चाहे वो कल्चर हो या फिर सिविलाइजेशन हो, आप आने वाली पीढ़ियों में अपने अपने जो ये क्या उसे पद्धतियाँ जो होती हैं या फिर जो विचार हैं वो आप लोग ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जानते हैं ये देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये हो जाता है कि सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई हुई थी वो, या फिर सबसे पहले जिस जगह से सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान मिला था वो जगह हमारा हड़प्पा है। ठीक है, और हड़प्पा आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी और हड़प्पा से ही साक्ष्य मिला था हमें सिंधु घाटी सभ्यता का। इस वजह से हमने इसको हड़प्पा सभ्यता स्टार्टिंग में नाम दिया। ठीक है, ये था हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, और ये जो था ये पहला खुदाई किया गया साइट था। ठीक है, और पहला खुदाई किया गया साइट ये मतलब कि कैसे मिला था, इसके पीछे भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि अमृतसर से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो ये ब्रिटिश काल की बात है, 1921 की बात है। उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश काल में जब अमृतसर से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए
नीचे हमें रोडे वगैरह चाहिए थे, मिट्टी चाहिए थी ऊंचा करने के लिए। तो अगल बगल से जब खुदाई की जा रही थी मिट्टी के लिए, तो हुआ क्या कि वहाँ से ईंटें वगैरह निकलनी शुरू हो गई हड़प्पा जो साइट्स था। तो फिर उन ईंटों को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ से निकाला गया। इस वजह से कई साइट्स जो हैं हड़प्पा की वो डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। जब वहाँ से मतलब कि ईंटें निकलनी शुरू हुई तो फिर कुछ लोग जो थे वो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई इससे पहले कोई शहर बसा हुआ हो सकता है, इससे पहले कोई सभ्यता बसी हुई हो, कोई नगर बसा हुआ हो, तो इस जगह को हमें संरक्षित करना चाहिए। तो उसके बाद फिर हमें ये वहाँ से हमने खुदाई बंद की और उस जगह को हमने धीरे धीरे सावधानी पूर्वक एक्सकेवेट किया कि वहाँ पे है क्या। तब जाकर के हमें पता चला कि यहाँ पर एक पहले पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था, और चूँकि वो हड़प्पा नामक जगह पे था तो इस वजह से हमने इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया। ठीक है, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीछे ये रीज़न है कि इसका नाम क्यों पड़ा। अब इसके बाद एक सेकेंड नेम जो है इसका ये वो होता है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, मैंने चालकोलिथिक पीरियड में भी यूज किया है, लेकिन वहाँ पर स्टोन ब्रोंज था। ठीक है, ब्रोंज और स्टोन दोनों था। चालकोलिथिक मतलब कि मेटल प्लस स्टोन दोनों यूज हुआ है। यहाँ पर केवल मेटल एज कहा जा रहा है, यानी कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जा रहा है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता हुई। ठीक है, वहाँ पर ताम्र पाषाण था और यहाँ केवल ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भौगोलिक विस्तार पे, अर्थात कि ये जो साइट्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका भौगोलिक सीमा क्या क्या है, भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक है, जियोग्राफिकल स्प्रेड। तो यानी कि चौहद्दी हम देखते हैं। ठीक है, तो चौहद्दी में सबसे पहले जो उत्तर की तरफ हमारा मांदा नाम का जगह है, और डिस्ट्रिक्ट आपका अखनूर पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, मांदा आप याद रखिएगा। और स्टेट हमारा पड़ता है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और दक्षिण में अगर हम देखें तो ये हमारा दाइमाबाद पड़ता है। दाइमाबाद कहाँ है हमारा, तो महाराष्ट्र में, और ज़िला पड़ जाता है अहमदनगर। ठीक है, ज़िला आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप लोग बस ये याद रखिएगा कि उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद। अब इसके बाद हम आते हैं पूरब में, तो पूरब में हमारा आलमगीरपुर आ जाता है, और ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा, तो मेरठ यूपी में, उत्तर प्रदेश में देखेंगे। तो पश्चिम में हमारी पश्चिमी सीमा सुख्ता गैंडोर से लगती है, और सुख्ता गैंडोर कहाँ पर है, बलूचिस्तान, प्रेजेंट डे आपका पाकिस्तान वाला रीजन। तो ये है हमारी भौगोलिक सीमा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स मिले हैं वो प्रेजेंट डे कौन कौन से स्टेट्स में मिले हुए हैं। तो ये हमारा पड़ जाता है गुजरात। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखा हूँ GJ, जैसे कि आपका व्हीकल्स नंबर पे जो शॉर्ट टर्म लिखा रहता है वो वाला मैं टर्म यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहें तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए इन टर्म्स का यूज करिए। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरे कंट्री वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो प्रेजेंट डे आपके पाकिस्तान में हैं। ठीक है, और अगर हम लोग केवल अपनी कंट्री में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सबसे ज़्यादा साइट्स आपको गुजरात रीजन में है। इस बात को, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात स्टेट में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां आपको सबसे ज़्यादा गुजरात प्रांत में मिला है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 आते हैं कि कौन से शहर में क्या मिला है। इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों के पास कोई भी बुक होगी उसको आप लोग ओपन कर लीजिए, या फिर उसमें आप लोग टिक आउट लगा लीजिए कि कौन से शहर में कौन सी वस्तु मिली है। सिटीज़ देखने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट नेम देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो नेम्स हैं कि किसने किस साइट को खोजा। तो पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो श्रेय जाता है वो हम लोग
सर जॉन एच मार्शल को देते हैं। ठीक है, सर जॉन एच मार्शल ब्रिटिशर्स थे। चूँकि ये 1921 की घटना है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी और उसके ये हेड थे सर जॉन एच मार्शल। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग के जो हेड थे, प्रमुख थे, उनके नाम हम लोग श्रेय देते हैं इस पूरे के पूरे इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के डिस्कवर के लिए। ठीक है, अब हम लोग साइट्स वाइज देखते हैं कि हड़प्पा साइट जो है, हड़प्पा साइट राखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो हड़प्पा साइट्स को एक्सकेवेट करने का श्रेय जो है वो राखाल दास बनर्जी को जाता है। ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, तो राखाल दास बनर्जी को हम लोग हड़प्पा साइट का श्रेय देते हैं। इनके संरक्षण में, इनकी देखरेख में हड़प्पा साइट का उत्खनन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मोहनजोदड़ो पर। तो मोहनजोदड़ो जो है ये दयाराम साहनी की देखरेख में इसका उत्खनन हुआ। ठीक है, ये 3 नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो सर जॉन एच मार्शल ब्रिटिश हैं, नाम से भी क्लियर दिख रहा है, क्रिश्चियन नेम है। तो इनको, ये हेड थे, तो इनको होल श्रेय इन्हीं को दिया गया। पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कवर करने का श्रेय इनको दिया गया। ये नाम तो आपको ऑप्शन देख करके टिक हो जाएगा। इन दोनों नामों पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि मोहनजोदड़ो में मोहन लगा हुआ है। मोहन हम लोग कृष्ण को कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात ये किसी न किसी भगवान के नाम से रिलेट हो रहा है, मोहन। अब देखते हैं नाम। तो नाम में क्या है, दया राम साहनी। तो यहाँ पर भी राम आ रहा है, तो ये भी हमारे किसी न किसी भगवान से ही रिलेट हो रहा है। मोहन और राम दोनों भगवान का नाम आ रहा है, तो इसको आप लोग इक्वल कर लीजिएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो में आपको राम चाहिए। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हमारा दयाराम साहनी पे आप ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी भगवान का नाम नहीं आ रहा है, तो ये हड़प्पा जो है ये डायरेक्ट आपका राखाल दास बनर्जी, ना तो हड़प्पा में भगवान का नाम है, न ही राखाल दास बनर्जी में किसी भगवान का नाम है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो भगवान के नाम से कोरिलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 1 बाय 1 साइट्स पे आते हैं कि किस जगह पर क्या क्या मिला था। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा का अध्ययन करते हैं। तो हड़प्पा का डिस्कवर जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। आपको मैं बताया ही कि रेलवे लाइन के खनन, रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो उसमें ये साइट्स मिला था। अब इसमें क्या क्या देखी गई, क्या क्या स्ट्रक्चर देखा गया, तो यहाँ पर देखा गया कि सड़कें समकोण बनाती हुई हैं, अर्थात सड़कें 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं एक दूसरे को जब भी वो विभाजित कर रही हैं। तो ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पर आपके हाउस वगैरह हो गए, घर वगैरह रहता था ये सब, और ये जो सड़क है वो बिल्कुल समकोण बनाती हुई रहती थी। तो हड़प्पा साइट्स का एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग ग्रिड प्लानिंग कहते हैं। तो अर्थात सिटी जो है वो ग्रिड प्लानिंग को फॉलो कर रहा था। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट क्या होगा, तो जैसे कि सपोज कीजिए कि हवा चल रही है, तो हवा के रुख में ही जो भी आपका डस्ट पार्टिकल्स जो गलियों में इकट्ठा हो रही हैं, वो हवा के कारण वो बह करके और शहर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से सड़कें जो है समकोण बनाती हुई रखी गई थी। आज भी हम लोग इसे फॉलो करते हैं मोस्टली। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, तो नर्तकी की पसाड़ मूर्ति मिला था। ठीक है, हाँ, स्टोन इमेज ऑफ डांसर, ये हमको हड़प्पा से मिला था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में स्टोन का मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ब्रॉन्ज का मिलेगा। तो इसको आप लोग याद रखना है कि नर्तकी की प्रतिमा दोनों जगह से मिली है। यहाँ पर हड़प्पा में आपको स्टोन का मिला है और मोहनजोदड़ो में ब्रॉन्ज का मिला है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, नर्तकी की पसाड़ मूर्ति। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड में हमें अन्नागार मिला। ठीक है, अन्नागार इंग्लिश में ग्रेनरीज था कि हम तुरंत किसी भी सिचुएशन में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर सके, खाने की चीज़ें या फिर मेडिसिन वगैरह या कुछ भी। तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट नहीं था, तो इस वजह से
अन्न का भंडारण जरूरी था। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले तो खेतों से उपजा लेंगे, तो उनके पास तो भंडार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अन्न का भंडार चाहिए। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों शहरी क्षेत्र थे, तो इन दोनों जगहों पर अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो का एरिया बड़ा था, तो इस वजह से वहाँ पर वृहद अन्नागार मिला। हड़प्पा का एरिया छोटा है, तो यहाँ पर केवल अन्नागार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अन्नागार हो गया, इंग्लिश में ग्रेनरीज। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि दुर्ग मिला है। यहाँ की सिटीज जो हैं, हड़प्पा हो गया या फिर मोहनजोदड़ो, दोनों ही सिटीज दो भागों में बनी हुई थी। एक एडवांस लोगों के लिए, हाई क्लास लोगों के लिए एक बना हुआ था, और दूसरा कॉमनर्स के लिए बना हुआ था, मतलब कि आम लोगों के लिए बना हुआ था। तो जो सिटी था, दुर्गनुमा जो संरचना थी, उसमें हाई क्लास सोसाइटी रहते थे, पृष्ठ वगैरह या फिर व्यापारी वगैरह, ये लोग दुर्ग वाले एरिया में रहते थे। और जो लोअर एरिया था, इसमें कॉमनर्स रहते थे। कॉमनर्स में आपको मेनली वर्कर्स वगैरह या फिर जो मतलब कि सिटी में जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग कॉमनर्स में रहते थे आम लोगों के साथ। तो जो सिटी था वो दुर्गनुमा थी। ठीक है, और सिटी जो थी वो बाउंड्री की हुई थी, चार दीवारी चारों तरफ से की हुई है सिटी के। बट जो कॉमनर्स वाला जो एरिया था वो चार दीवारी नहीं था, वो दुर्गनुमा नहीं था। इस बात को आप याद रखिएगा। और एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि दुर्ग जो था वो शहर के पश्चिमी भाग में था। ठीक है, और कॉमनर्स जो थे वो पूर्वी भाग में रहते थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि दुर्ग वाला जो एरिया है, यानी कि जो ऊंचाई वाला क्षेत्र था वो पश्चिम की तरफ था, और जो निचला क्षेत्र था वो आपको पूर्व की तरफ था। ठीक है, इसके पीछे रीजन तो कुछ नहीं दिया गया है किसी भी बुक में, पर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि मेनली ये चीज़ सूर्य की सूर्योदय वगैरह को देख करके ये चीज़ किया गया होगा कि दुर्ग को पश्चिम की तरफ में ऊंचाई पे रखा जाए, ताकि सूर्य की किरणें आए। और पूरब की तरफ कॉमनर्स रहेंगे, तो इनको भी जल्दी ही सूर्य दिखाई देगा। तो यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ जो थी एग्रीकल्चरल वगैरह या फिर जो भी एक्टिविटीज़ थी, सूर्योदय पहले होगा तो ये लोग जल्दी जा करके और अपना काम शुरू कर देंगे। तो शायद ये हो सकता है, बट किसी बुक में नहीं दिया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लैंप पोस्ट फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, यानी कि स्ट्रीट लाइटिंग के लिए लैंप पोस्ट की व्यवस्था थी। ठीक है, लैंप पोस्ट तो समझ ही रहे हैं कि जैसे कि आज के समय में हम लोग स्ट्रीट लाइट वगैरह यूज करते हैं प्रकाश के लिए, वैसे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी थी। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइम तक अभी हमारे पास ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और न ही ये सब आपको ऑयल वगैरह पर जलाए जाते थे, दिए वगैरह जलते थे। ठीक है, इससे आपको रूट्स वगैरह नाइट में भी क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो ये था हड़प्पा का। अब इसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो पे आएंगे। मोहनजोदड़ो को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।